हेलो। तो आज बहुत दिन के बाद फिर से हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि महिंद्रा के जितने भी टेस्टेज होते हैं हम लोग उस पे खासकर वीडियो बनाएंगे। और अभी जो भी टेस्टेज चल रहे हैं महिंद्रा आज के, है ना? तो अभी टेस्ट क्या है, ST28 जो हुआ था आज उसके सॉल्यूशन करेंगे। ST28 में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन तो हर सेट में आता है ना। तो ST नंबर 28 में जो 25 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, तो एक्चुअली में क्या है ना कि जितने भी क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, उसके बेस्ट अप्रोच क्या हो सकते हैं वो लोग हम लोग डिस्कस, ठीक है? आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे और जो मेरा वे है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो भी देखेंगे, ठीक है? और काफ़ी मज़ा आएगा, है ना? तो चलिए क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 टू द पावर 100 अच्छा डिवाइडेड बाय 7। अच्छा एक बात बताइए, 4 के पावर कितने भी जीरो हो वो तो हम बाद में देखेंगे। चलिए पहले कुछ चीज़ समझाते हैं आपको, देखिए जनाब। अगर 4 की पावर 1 हो, मतलब 4 ही हो एक्चुअली में, और उसको अगर 7 से डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे रिमाइंडर भैया 4 ही बनेगा, क्योंकि 4 ही है, 4 को 7 से भाग दे भी नहीं पाएंगे ना। तो रिमाइंडर 4 बनेगा, या फिर किसी कंडीशन में -3 भी कह सकते हैं, है ना? ठीक है। और अगर ये रिमाइंडर की बात, और अगर 4 का स्क्वायर कर दे और उसको 7 से डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर कितना बनेगा? आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी कितना बनेगा? 14। रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर 4 के क्यूब की बात करें तो 4 के क्यूब को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बनेगा? आप बताइए। 4 का क्यूब होता कितना है? 64। और 64 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 नंबर 63 होता है। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हमको पता चल गया कि 4 की पावर क्यूब को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो हम लोग क्यूब वाले पे काम करेंगे। अच्छा 4 की पावर कितना भी जीरो है, चलिए उसकी बात तो अलग है। अब आपको कुछ चीज़ समझाया, देखिए यहाँ पे। तो 4 की पावर पहले हम 100 लेके चलते हैं। एक्चुअली में 100 है। अब डॉट 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 कितने भी जीरो हो उससे मतलब नहीं है। इसको किसी तरह ना क्यूब के फॉर्म में लाते हैं। अब क्यूब के फॉर्म में लाएंगे तो मेरे लिए सॉल्यूशन आना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो अगर हम इसको लिख पाए 4 की पावर 9 डॉट 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 कुछ भी हो, और इनटू में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। क्यों? आपको मालूम है ए की पावर समथिंग इंटू ए की पावर एम इंटू ए की पावर अगर एन हो तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है ना, ठीक है? तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए 4 की पावर 99 है, इसको हम कैसे कर सकते हैं 3 की पावर में? तो आपको पता है कि 4 की पावर क्यूब लिखेंगे और इसके पावर में क्या लिख सकते हैं? 3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इंटू इसको 4 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करने की बात है, चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो एक बात बताइए, क्या आपको कंडीशन पता नहीं है? क्या सीखा है कि 4 के क्यूब को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1। यहाँ क्यूब ही तो है, इस क्यूब को अगर 4 से डिवाइड करें तो एक्चुअली में रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 1 की पावर कितना भी करें तो 1 ही आएगा ना। तो 1 की पावर 33, 3333 कुछ भी हो तो 1 ही आने वाला है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। अच्छा अब यहाँ की बात करते हैं। 4 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? तो 4 बचता है, आपको पता है। तो 1 इंटू 4, तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा? 4। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है, बस उसको स्प्लिट करना था और स्प्लिट करके हमको समझ में आ गया कि हाँ भैया रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। बस कंडीशन आपको याद रखना है कि 4 की पावर क्यूब करने पर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बनता है 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि 4 क्रमिक विषम संख्याओं और 3 क्रमिक सम संख्याओं के योग के बीच 20 का अंतर है। तो सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या से 5 अधिक है। सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का योग कितना? तो पहली बात है 4 क्रमिक विषम संख्या की बात की है। तो मान लीजिए कि पहला क्रमिक संख्या अगर हम x नहीं मानते, x से नफरत है अपने को, ठीक है, क्या मान के चलेंगे? a मान के चलेंगे। तो पहला अगर विषम संख्या a होगा, अगला विषम संख्या क्या होगा? तो आप बोलेंगे a+2। तो आपको पता है कि जो भी ऑड नंबर होते हैं उसके बीच में गैप कितने का होता है? 2-2 का। पहला अगर हम ऑड नंबर a को माने हैं, अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा? a+2। और लेना कितना है? 4 संख्या लेना है। तो फिर अगला नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बोलेंगे +4। अगला नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बोलेंगे a+6। ये नंबर हो जाएगा मेरे पास। ये 4 ऑड नंबर हो गया। और एक लाइन इसमें क्या बोला है कि सबसे बड़ी जो सम संख्या होगी, सबसे बड़ी विषम संख्या से 5 अधिक है। तो सबसे बड़ी जो इवन नंबर होगा, सबसे बड़ी ऑड नंबर से 5 एक्स्ट्रा, ठीक है।
सबसे बड़ी ऑड नंबर पास क्या आया है, a+6 आया है ना, ठीक है। इससे 5 बड़ा होगा कौन, सबसे बड़ा इवन नंबर, तो इसमें 5 हम ऐड करते हैं। अगर हम 5 इसमें ऐड करें तो 5 ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, तो बोलेंगे 5 ऐड करने पे हमको मिलेगा +11। तो ये सबसे बड़ा इवन नंबर हो जाएगा। और हमको इवन नंबर लेने कितने हैं, 3 लेने हैं। 3 लेने हैं तो हमको इससे 3 छोटा-छोटा इवन नंबर लेना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि हर इवन नंबर में भी 2 का गैप होता है, ठीक है। इससे छोटा इवन नंबर कौन-सा होगा, तो आप बोलेंगे छोटा इवन नंबर हो जाएगा 2 का गैप पे a+9 हो जाएगा। और इससे एक और छोटा लेना है तो हो जाएगा a+7। ये 3 इवन नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि भैया, तो बोला है ये 4 विषम संख्या और 3 सम संख्या के योग के बीच का अंतर 20 है। ठीक है। अब बताइए कि इसका सम कितना होगा, जितने भी ऑड नंबर का सम कितना होगा, तो बोलेंगे हम निकाल लेते हैं। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a प्लस 4×2=6=12। ये तो हो गया इसका सम, ठीक है। इसका सम इतना आ गया। अब इसका सम निकाल लेते हैं, इसका सम कितना आएगा, तो बोलेंगे सम मतलब दोनों का जोड़ कितना आएगा, a+a+a 3a, तो बोलेंगे 3a प्लस कितना हो जाएगा 20। इस दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस ले लेंगे। कैसे लेंगे डिफरेंस, 4a+12, इससे डिफरेंस ले लेंगे 3a-20 से। तो आना कितना है, ये 20 आना। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, a बचेगा। अब यहाँ ये -27 है, अब +12 है, का डिफरेंस कितना आएगा, -15 आएगा ना, तो -15 को उस साइड ले जाएंगे तो +15 बन जाएगा। तो 20 और +15 कितना बन गया, 35 बन गया। तो हमको पता चल गया भैया कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 35 आ गया। पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का योग कितना। आप बताइए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा है, तो बोलेंगे सबसे छोटी संख्या तो a है। और सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो a+7 है। तो दोनों का सम कितना आएगा, तो बोलेंगे a +7 कितना बन रहा है, बोलेंगे बन रहा है 2a+7। a का वैल्यू तो आ गया ना, कितना है 35 है। तो 35 से यहाँ पुट करेंगे तो 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 + 7 कितना बन जाएगा 77। यही मेरे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। बोला है एक कपड़ा व्यापारी है जो आधे कपड़े को 40% लाभ पे बेचता है, बचे हुए का 40%, बचे हुए का आधा तो 40% की हानि पे बेचता है, और जितना बचता है उसे वो क्रय मूल्य पर बेचता है। तो कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि कितना, ठीक है। तो आधे कपड़े को 40% प्रॉफिट पे बेचता है, आधा कपड़ा को बेच रहा है 40% प्रॉफिट, कहते हैं। तो बचेगा कितना कपड़ा, बचेगा फिर आधा कपड़ा, लेकिन बच्चा हुआ आधा कपड़ा नहीं ले रहा है, बचे हुए आधे का आधा ले रहा है। तो बचे हुए आधा का आधा कितना होगा, तो बच्चे का आधा हो जाएगा 1/4। रेस्ट कितना बचेगा, तो रेस्ट बचेगा 4 फिर से। भैया बचे हुए को जो आधा है उसको बेच रहा है 40% हानि पे, इसको बेचा है 40% प्रॉफिट पे। देखिए पेन थोड़ा चेंज कर ले जरा आपने, इसको बेचा है 40% प्रॉफिट पे, इसको बेच रहा है 40% लॉस पे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो लास्ट में बच गया ना उसको वो सीपी पे बेचता है। अरे सीपी पे क्रैमुल पे बेचने का मतलब क्या है, ना उसको प्रॉफिट पे बेचा ना लॉस पे बेचा, भाई जितना में खरीदा उतना में बेच दिया। तो ना उसको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो बोलेंगे 0%। तो टोटल पे उसको क्या मिला एक्चुअली में हमको निकालना है। तो 40% इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 20% प्रॉफिट प्लस में, ठीक है। तो -40 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। और 0 इंटू समथिंग तो 0 ही आने वाला है, तो प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा जी। टोटल पे हमको क्या प्रॉफिट या फिर क्या लॉस हुआ, 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा, टोटल पे हमको प्रॉफिट कितना होगा 10, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या कह रहा है 16,820 रुपये को दो भाइयों के बीच में बांटा जाता है जिनकी आयु 27 वर्ष तथा 25 वर्ष है। वो 5% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अपनी राशि इस तरह से लगाते हैं कि 40 वर्ष बाद उन्हें बराबर राशि मिले, बड़े भाई का हिस्सा क्या। देखिए ये सीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। 27 वर्ष का जो का भाई है वो 40 वर्ष तक, देखिए ये 40 वर्ष तक लगाएगा रुपया, 40 वर्ष के बाद उसको रुपया मिलने वाला, क्या मतलब, फिर डिफरेंस कितने का है, बोलेंगे 13 साल। वही जो 25 साल का भाई है वो अगर 40 साल तक लगा
डिफरेंस कितने का है? 15 साल का। एक्चुअली में ये 13 साल के लिए लगाएगा रुपया अपना, और ये लगाएगा 15 साल। हाँ, क्या है ना, वो पता होगा। देखिए 5% का एक्चुअली में वैल्यू कितना बनेगा, 1/20। और CI की बात है, ये 20 से 21 बन जाए। हम हमेशा सिखाते हैं कि देखिए, यहाँ से गैप लेंगे फिर भी कितने का आएगा, 2 साल का आएगा। यहाँ से गैप लेंगे फिर भी कितने का आएगा, 2 साल का आएगा। तो जैसे जब भी क्वेश्चन आए ना, तो डायरेक्ट दोनों भाई का जो एज है ना, उसी का गैप देख लेंगे। गैप कितने का है भैया, 2 साल का है। ठीक है, तो जो ए से बी का जो रेशियो बनेगा, ए बड़े भाई का मान लेंगे, बी मान लेंगे छोटे भाई। आप बताइए, ए से जो बी का रेशियो होगा, वो हम ये मान लेंगे तो भैया 20 से 21 हो रहा है। 20 से 21 हो रहा है, और जो एज गैप होगा ना, वो एज गैप इसके ऊपर में पावर चढ़ा देंगे। एज गैप कितने का आ रहा है भैया, 2 साल का, तो 2 पावर चढ़ा दो, तो इसलिए में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 441 से कितना बन गया, 400 बन गया। एक्चुअली में टोटल अमाउंट था कितना इसका, टोटल अमाउंट है कितना, देखो जरा सा। टोटल अमाउंट है 841, पर टोटल अमाउंट 841 नहीं था, वो था भैया, लिखा हुआ है यहाँ पे 16,820। यानी आप देखेंगे इसका कितने टाइम्स मल्टीपल है, 20 टाइम्स मल्टीपल है ना। ठीक है, तो हमसे बड़े भाई का पूछा है, तो बड़े भाई का हिस्सा क्या निकल के आया है, तब बोलेंगे 441। और जब 20 टाइम्स हुआ है, इसका मतलब इसका भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स। कितना निकल के आएगा, तो आएगा भैया 882 पे एक जीरो चिपक जाएगा, आएगा 80। तो छोटे भाई का पूछता, भैया 400 में मल्टीप्लाई करते 20 से, है ना, लेकिन बड़े भाई का पूछा है तो 441 में मल्टीप्लाई 20 से आंसर। ठीक है, सीआई में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दो भाई है, दोनों भाई इतने साल तक ग्रुप पे लगाएंगे तो क्या हिस्सा मिलेगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन है, तो जो उसके बीच में जो एज गैप होगा, वही हम टाइम स्क्वायर मतलब टाइम वही मान लेंगे। ठीक है ना, जो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज का मतलब 5% का मतलब 1/20, 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और टाइम चूंकि एज गैप 2 का है, 2 साल का है, तो इसलिए पावर में 2 चढ़ जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 4 पूर्णांकों का औसत दिया हुआ है 73.5। एक मैक्सिमम पूर्णांक, अधिकतम पूर्णांक जो है उसका 108 है, और जो न्यूनतम पूर्णांक है वो 29 है। तो शेष दो पूर्णांकों जो है उसके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 15। तो शेष दो पूर्णांकों में से छोटा पूर्णांक कौन। ठीक है, देखिए एक तो जो इसमें दिया हुआ है हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है ना, एक तो हाईएस्ट है और एक पता है कि एक लोएस्ट है। ठीक है ना, इन दोनों का एवरेज देखिए, एक्चुअली में क्या है, ये 4 है ना, 4 पूर्णांक है, तो ये 2 पूर्णांक हो गया, और एक्स्ट्रा में अलग से 2 पूर्णांक बच गया। इस 4 पूर्णांक का मिल के एवरेज कितना है, तो एवरेज बोलेंगे कितना है, 73.5 है। ठीक है, और बाकी जो हाईएस्ट और लोएस्ट जो नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है वो कितना है, 108 और 29 है। तो इसका एक्चुअली में एवरेज कितना आएगा, तो आप बोलेंगे एवरेज कैसे निकालते हैं, तो भैया 108 प्लस 29, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 2 से, तो मिलकर कितना हो गया, 137 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 68.5 आएगा। तो एक्चुअली में इसका एवरेज कितना आ गया, 68.5। अच्छा, ये चारों नंबर का एवरेज कितना है, तो बोलेंगे 73.5। इस दोनों का एवरेज कितना है, 68.5। तो एक्चुअली में ये मेन एवरेज से कितना कम है, तो बोलेंगे कितना कम है, तो बोलेंगे कि भैया 5 कम है। तो ये अगर मेन एवरेज से 5 कम है, तो जो बाकी का 2 नंबर बचा है ना, उसको 5 एवरेज से ज़्यादा होना पड़ेगा। ये एवरेज में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको, इसका मतलब 73 में इस 5 को ऐड कर देंगे। बाकी जो रेस्ट है दोनों, उस दोनों का एवरेज कितना बनेगा, ऐड करने पर बनेगा कितना, 78.5। जो बाकी 2 नंबर है उसका एवरेज कितना बना, 78.5। तो एवरेज कहने का मतलब है, अच्छा दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है। एवरेज कहने का मतलब कि दोनों को सम करके 2 से डिवाइड किए। ठीक है, हमको पता है कितना है, 78.5 है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, वो 15 दिया हुआ है। अगर दोनों का डिफरेंस अगर 15 है ना, तो उस डिफरेंस का हम एवरेज लेंगे तो एवरेज कितना आएगा, 7.5 आएगा, है ना। तो एक्चुअली में ये सम का एवरेज होता है ना ये। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दोनों का है 15, तो 15 का एवरेज लेंगे तो कितना आएगा, 7.5। तो अगर हमको क्या, कौन सा निकल, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है निकालने के लिए, तो जब हमको स्मॉलर नंबर बोलेगा ना निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे, जो दोनों का एवरेज निकल के आया वो कितना आया, 78.5, और दोनों का डिफरेंस का एवरेज कितना है, तो बोलेंगे 7.5। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 71। ये मेरा आंसर होगा। अगर हमसे बोलता कि नहीं हमको हाईएस्ट बताइए दोनों में से, मतलब स्मॉलर पूछे है ना, दोनों में से कोई ग्रेटर पूछता तो क्या करते, 78.5 में 75 जोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब एवरेज में पढ़ाया जाता है, एवरेज जब पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादातर आएगा।
ऐसे क्वेश्चन को लोग गुना करके बनाते हैं, 23.5 को 4 से गुना कर दिए, फिर उसमें से 108 और 29 घटा देंगे, ठीक है, फिर जो बचेगा फिर ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं किए, हम लोग कैसे किए, भाई 4 नंबर का एवरेज हमको पता है, बाकी 2 नंबर दिया हुआ है, उस 2 नंबर का एवरेज निकालिए 68.5, जितना वो कम होगा उतना ही बाकी 2 नंबर में एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो बढ़ के कितना हो गया 78.5, और दोनों का डिफरेंस दिया कितना 15 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया 15 दिया है, तो 15 दिया है तो उसका एवरेज कितना होगा 7.5, इसमें लॉट निकालना है तो 78.5 में से 7.5 को माइनस कर देंगे, कितना है 71। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 56 में, बोला कि राम और श्याम प्रत्येक के पास निश्चित संख्या में आम है। राम श्याम से कहता है यदि तुम मुझे अपने 30 आम दे दो, जितने तुम्हारे पास बचे हैं मेरे पास उससे दोगुने होंगे। तो श्याम कहता है यदि तुम अपने आमों में से 10 आम मुझे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे शेष आमों के तिगुने आम होंगे, तो प्रत्येक के पास आमों की संख्या कितनी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप अगर बनाने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हम करते हैं क्या है, इसमें ऑप्शन का यूज करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या करा है, पहला ऑप्शन राम के पास 34 है और श्याम के पास कितना है 16 है। तो भैया शुरुआत में राम क्या बोला है, राम बोला है श्याम को कि 30 आम दे दो तो हम तुम्हारे दोगुने हो जाएंगे, ठीक है। अब बताइए श्याम के पास 16 आम है, तो 16 आम कभी 30 आम दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, राम के पास कितने 34 है, श्याम के पास कितने 62 है। अगर ये 30 आम देगा राम को तो राम कितने आम बन जाएंगे, राम के पास, राम और श्याम की बात करते हैं, तो अभी राम अगर 30 आम, श्याम अगर 30 आम राम को दे दिया तो राम के पास कितने बनेंगे, तो बनेंगे भैया 64, और श्याम के पास कितने बचेंगे, बचेंगे 32। देखिएगा जरा सा, बोला दोगुने हो जाएंगे, तो क्या सही में दोगुने हैं क्या, हाँ दोगुने हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में भैया श्याम क्या बोला है, बोला कि नहीं भाई अगर राम तुम अगर 10 आम मुझे दोगे तो मैं तुम्हारे तिगुने हो जाऊंगा, ठीक है। तो राम के पास 34 आम है, 34 में से 10 देगा श्याम को, तो राम के पास कितने बचेगा 24, और श्याम के पास 62 था, 10 आने के बाद कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 72 हो जाएगा। तो क्या इसका तिगुने बन गया क्या, हाँ तीन गुने बन गया, इसका मतलब मेरा सेकेंड ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 में क्वेश्चन है, दो आदमी है 240 रुपए पे काम लेते हैं, इसमें से उनमें से एक इसे 6 दिन में कर सकता है, दूसरा इसे 8 दिन में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से वह इसको 3 दिन में कर सकते हैं, उनके बीच क्रमशः कितनी धनराशि बांटी जानी चाहिए। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और इसको हम रेशियो से खत्म करते हैं। कैसे करते हैं कि 3 आदमी है तो पहले आदमी को अगर ए मानते हो तो ए बोलता है भैया हम इसे 6 दिन में कर सकते हैं, भैया बी बोलता है कि नहीं हम तो 8 दिन में कर सकते हैं, और ये दोनों आदमी सी की सहायता से, मतलब एक लड़का है उसके सहायता से एक्चुअली में 3 दिन में करता है, यानी मानते हैं ए प्लस बी और सी की बात करें तो इसे 3 दिन में खत्म कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम पहले इसका टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं, तो 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो और एलसीएम तो 24 होगा। तो बताइए इसका एफिशिएंसी कितना निकल के आया, पहले वाला का 4, सेकेंड का 3, इसका 8। अब बताएंगे बोला क्या है कि उनके बीच राशि बांटनी चाहिए। राशि जो बांटते हैं तीनों में, वो तीनों की इफिशियंसी के आधार पे बांटते हैं कि भैया आपकी इफिशियंसी क्या है, उस हिसाब से आपको रुपया मिलेगा, है ना। तो बताइए ए का इफिशियंसी कितना है, बोलेंगे भैया 4 है, बी की इफिशियंसी कितनी है, तो बोलेंगे भैया 3 है, सी की इफिशियंसी कितनी है, ठीक है। टोटल मिला के अगर 8 है, इसमें ए बी सी तीनों है ना, ए का पता है 4 है, बी का कितना है 3 है, तो 4 3 मिले कितना हो गया 7 हो गया, तो सी का कितना बचा, एक बचा है ना, सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 1 हो गया। तो टोटल भैया इसको रुपया कितना मिलेगा, तो मिलेगा 4 3 7 1 8 रुपया। तो एक्चुअली में रुपया कितना मिला है, तो बोलेंगे 240। एक का वैल्यू कितना आएगा 30, इसको रुपया कितना मिलेगा 30 गुना कर देंगे ना सबका, 120 रुपया इसको मिलेगा, 90 रुपये इसको मिलेंगे और 30 रुपये इसको मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन है अपना, पहला ही ऑप्शन अपना आंसर है, तो आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए, तो 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज में एबीसी है, बीसी भुजा पे एक बिंदु डी लिया जाता है, तो ए भी कर्ण है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए चलिए पहले बना लेते हैं। या तो तरीका है कि भैया इसको, देखिए ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कहाँ कहाँ इस थ्योरम को याद रखना है, उससे बढ़िया है कि वैल्यू पुटिंग करना सीखिए, है ना। वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं, आपको समकोण त्रिभुज में सबसे छोटा ट्रिपलेट पता है, क्या है सबसे छोटा ट्रिपलेट, 3 4 5, तो हम यहाँ पे उसी चीज को रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं। तो अगर 3 सेंटीमीटर मानते हैं और इसको अगर 4 सेंटीमीटर, तो कितना मानेंगे 5 मानेंगे,
देखते हैं ऐसे करने पे कौन से वाले में वैल्यू पुट करने पे मेरा आंसर आ जा रहा है, ठीक है? ये डी कहीं भी एक पॉइंट बोला है, तो इस डी को या तो आप मिड पॉइंट मानिए या फिर 1 और 3, चूँकि पूरा 4 है ना, पूरा कितना है? पूरा तो ये 4 है। ये पूरा अगर 4 है तो इसको आप 1 और 3 का रेशियो मानिए या फिर 2 और 2 का रेशियो मानिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? तो हम मान के चलते हैं कि ये मिड पॉइंट पे है। ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा बताइए, अगर ये 3 और 2 हो गया, चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो 3 और 2 हो गया, तो ये वाला भुजा कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 4 13, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 13 हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं अब किस में पुट करने पे ये मेरा आंसर, पहला ऑप्शन देखते हैं। बोला ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी कितना है अपना? ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा, प्लस सी डी स्क्वायर की बात करेंगे, सी डी कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, मिलकर कितना होगा ये? 29, मिलकर कितना हो गया? ठीक है? फिर देखते हैं आगे क्या बोला, बी सी स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा? बोला है बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी सी कितना है अपना देखें जरा, बी सी कितना है टोटल? 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 16, ठीक है? उसके बाद ए डी स्क्वायर, ए डी कितना है? रूट अंडर 13 है, उसका स्क्वायर कितना बनेगा? 13 बनेगा। तो 16 प्लस 13, ये भी जोड़ने पे कितना आ रहा है भैया? ये भी 29 आ रहा है, ये भी जोड़ने पे कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन ही सही होगा। देखिए हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, सी डी स्क्वायर बोला है, सी डी का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी कितना है? 2, फिर 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, ये मिलकर कितना बन गया? तो बोलेंगे 8 बन गया, इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर, ए डी कितना है? 13 है, 13 रूट अंडर 13 का स्क्वायर भैया 13 होगा, 13 दूनी कितना आएगा? 26 आएगा, ये सही होगा क्या? भैया इधर तो 8 बना, इधर 26 बना, सेम तो हो ही नहीं सकता है। अब अगले ऑप्शन में देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है? ए बी 5 है, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25, फिर ए सी स्क्वायर बोला ना, ए सी का मतलब 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 34, है ना? 25 9 मिलके 34 बनेगा, इक्वल टू क्या है क्या? 2 ए डी स्क्वायर है भैया, ए डी का वैल्यू तो भैया 13 है, रूट अंडर 13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, 13 दूनी कितना बनेगा? 26, इधर कितना बन रहा है? 34, ये सही है क्या? देखते हैं अगले ऑप्शन, ए बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी मतलब रूट अंडर 13 का स्क्वायर भैया 13 हो गया, प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना है? 4 हो गया, कितना है? 17, इधर तो 25 है, मेरा ये ऑप्शन भी सही नहीं, ना ये ऑप्शन सही है, ना ये है, ना ये है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ना? तो ये तरीका है। अब वैल्यू ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें करना कुछ नहीं, उसमें सिर्फ वैल्यू पुटिंग करेंगे और अपना आंसर चलाएगा, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि भैया व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ हुज साइड इज 4√3 सेंटीमीटर, कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, इसके देखिए ये आपको पता होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन रेडियस होता है, उस इन रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या? ए बाई 2√3, और जो भैया सर्कम रेडियस होता है उसका फॉर्मूला बनता है ए बाई 3। तो आपको मालूम है कि आपको पढ़ना है, ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो आपको ये दो चीज़ तो खासकर पढ़ना ही पड़ेगा। इन सेंटर टॉपिक होता है, सर्कम सेंटर टॉपिक होता है, जो हम पढ़ाते हैं। तो एक्चुअली में इन रेडियस और सर्कम रेडियस का फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो ये फार्मूला बन गया, ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, सर्कम रेडियस के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 4√3, तो हमको ए पता है तो ये आर निकालना है, तो पता है कि ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4√3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? √3, तो फार्मूला होता है, काट देंगे, बचेगा कितना? 4। तो हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर 4√3 साइड दिया हुआ है तो उसका रेडियस कितना बनेगा? 4 बनेगा। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन है अपने यहाँ पे? तो अगला क्वेश्चन बोला है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया है 48 मीटर वर्ग है, उस कमरे में रखी जाने सबसे लंबी छड़ की लंबाई, देखिए आप समझिए, घन के आकार का है, घनाकार 3D फिगर की बात किया, मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है? तो किसी भी, जैसे एक कमरा हो गया, किसी भी कमरा में सबसे लंबा छड़ कैसे रखाएगा? डायगोनली रखाएगा ना, विकर्ण के रूप में, डायगोनली ऐसे रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे, वो छड़ छोटा होगा एज कम्पेयर टू जो डायगोनली रखा जाएगा, डायगोनली मतलब जो ऊपर वाले कोना से नीचे वाले कोना पे रखा जाएगा, इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है? आपको मालूम है घन, देखिए घन कैसे बनता है, घन एक्चुअली में ऐसे तो बनता है,
ये हो गया एक घन के आकार का। ठीक है? इस घन में कभी भी लंबा छड़ रखाएगा तो वो कैसे रखाएगा? देखिए जैसा डायगोनली रखाएगा, डायगोनली। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, अच्छा किसी भी घन का जो फर्श होता है वो कौन से शेप में होता है? आप बोलेंगे भैया वो वर्ग के शेप में, स्क्वायर के शेप में। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर। और वो एरिया कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 48 मीटर स्क्वायर। बताइए ए का वैल्यू कितना आएगा? तो आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 16×48 का मतलब 4√3 मीटर, ये आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि छड़ की लंबाई, क्या बोले? डायगोनली, डायगोनली रखेंगे ना विकर्ण के रूप में। तो किसी भी घन का विकर्ण क्या होता है? आपको पता है कि इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? √3। ए का वैल्यू पता है कितना है? तो भैया 4 कितना हो जाएगा? 4×3 का मतलब हो जाएगा 12। 12 मीटर है ना? ये मीटर में हो जाएगा, मीटर में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। बोला कि x इक्वल टू 21, y इक्वल टू 20। तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए ये तो फार्मूला होता है, आप जानते होंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, एक्चुअली हमको दिया क्या है यहाँ पे? ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आपको मालूम है ये तो ऊपर वाला वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डिवाइडेड बाई, ये तो फॉर्मूला बताएं आपको, ये फॉर्मूला ये है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा क्या इसका? 1/x। आपको पता है x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 21, y का वैल्यू 20। कितना बचेगा? 1/1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इजी क्वेश्चन। चलिए नंबर 62 है। 62 में क्या बोला है कि r त्रिज्या वाले गोले को 4 भागों में काटा जाता है, तो चारों भागों का कुल क्षेत्रफल कितना हो? देखिए, देखिए मानते हैं गोला है, तो गोला को ना 4 भाग में काटना है। एक तो बीच से कट करेंगे। गोला का मतलब आप ऐसे समझेंगे कि एक बॉल को लीजिए, ठीक है ना? और बॉल को बीच से जब काटेंगे ना एक्चुअली में, ठीक है, तो देखेंगे 2 सर्कल का शेप बनेगा। ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी। तो अगर मान लीजिए इसमें कट मारे, अगर हम एक कट लगाएं ऐसे, तो कट मारेंगे ना, ठीक है, तो ये एक सर्कल ऊपर बनेगा और एक सर्कल एक नीचे बनेगा। 2 भाग में काटे हैं अभी तक, लेकिन हमको एक्चुअली में 4 भाग में काटना है। एक कट हम ऊपर से भी लगाएंगे, तो बॉल को सोचेंगे ना कि कट अगर ऊपर से लगाएंगे, उसमें भी 2 सर्कल बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में सर्कल कितना बनेगा मेरा? 4 सर्कल बनेगा। फिगर सेम टू सेम नहीं बना पाए हैं, लेकिन आप समझेंगे कि गोला है, अगर बीच से कट करेंगे तो ऊपर नीचे 2 सर्कल बनेगा, ऊपर से कट करेंगे तो फिर इधर 2 सर्कल बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में गोला में 4 सर्कल, अगर एक कट लगाने पे 2 सर्कल एक्स्ट्रा बढ़ता है। ठीक है, किसी भी गोला को, स्फीयर को अगर हम कट लगाएंगे, एक कट, सर्कल कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। फिर एक और कट लगाएंगे तो सर्कल कितना बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में गोला जो है, गोला का टीएसए कितना, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? तो आप बोलेंगे होता है 4πr²। और इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा? क्योंकि हमको कुल क्षेत्रफल निकाला 4 भाग का, इसका मतलब है कि मेरे पास 4 सर्कल एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। तो 4 सर्कल का कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे भैया 4πr²। तो पूरा को जोड़ने पे क्या मेरा टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा? बोलेंगे 8πr। बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है ना, आप इतना ध्यान रखिए कि किसी भी गोला को जब हम एक कट लगाते हैं तो 2 सर्कल बढ़ता है, 2 कट लगाएंगे तो 4 सर्कल बढ़ जाएगा। तो एक तो गोला के जो टीएसए होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 4 सर्कल का एरिया उसमें और बढ़ जाएगा। एक सर्कल का एरिया होता है πr², उसमें 4 से गुना करेंगे तो 4πr², सबको ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 8πr²। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू √2 - 1 की पावर दिया है -1/2। ठीक है, सर दोनों तरफ ना स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? x²। इधर करेंगे तो कितना होगा? √2 - 1
पावर में ऑलरेडी -1/2 है ना। और स्क्वायर करने का मतलब है इसमें किससे गुना हो जाएगा, ऊपर में स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलेंगे √2 - 1 पावर -1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 1/√2 - 1। चलिए एक बात का हम करें, ये तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर ऊपर में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि इसका, अच्छा पहली बात ना, हम यहाँ से 1/x² निकाल सकते हैं, इसको ना उस साइड भेज देंगे, ठीक है। देखिएगा 1/x² की बात अगर हम करें, 1/x² दोनों तरफ रिवर्स करेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, √2 - 1। यहाँ से हमको पता चल गया 1/x² कितना होगा, √2 - 1, ठीक है। और इसी से हमको ये भी पता चल जाएगा कि दोनों तरफ अगर रेशनलाइज करना चाहें तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √2 + 1 से करेंगे, परमेकरण करते हैं ना, पढ़े होंगे हिंदी वाले, ठीक है। तो कितना है एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो बोलेंगे वैल्यू कितना आया, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, √2 + 1 डिवाइडेड बाय करेंगे तो भैया a - b और a + b वाले फॉर्म पे है ना, ये क्या होता है a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1, तो बचेगा कितना, बट्टा में 1 बचेगा, तो 1 तो लिखा जाता नहीं है ना, ठीक है। तो मिल गया हमको 1/x² का वैल्यू भी मिल गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मिल गया, और हमको निकालना क्या है, निकालना x² - 1/x², निकालना, वही काम करेंगे हम लोग। चलिए हमसे पूछा है x² - 1/x² कितना होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना है मेरा √2 + 1 है, -1/x² है, 1/x² है कितना, √2 - 1, क्योंकि माइनस में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -√2 जाएगा +1, यहाँ देखेंगे इसे ये कैंसिल हो गया, तो कितना है मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, 64 पे। बोला कि 1000 से कम कितनी संख्या है जो कम से कम 10 और 13 दोनों के गुणनफल हो। क्या बोला कि हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 1000 आर मल्टीपल ऑफ बोथ 10 एंड 13, ठीक है। तो पहली बात, इस क्वेश्चन में दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो 10 और 13 का एलसीएम कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे तो 30, जो संख्या 130 से कटने वाला होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, 1000 से कम पूछा है तो डायरेक्ट आप 1000 में 130 का डिविजिबल निकालिए, आप जब निकालेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मालूम है 13 सतह कितना बनता है 91, उसके बाद तो सिर्फ रिमाइंडर बचेगा 9 का, तो जो रिमाइंडर है उससे हमको मतलब नहीं, इसका जो मल्टीपल होगा वो हम निकालें, मालूम है 13 से 60 टाइम्स कटता है, तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। 7 ऐसी संख्या होंगे जो दोनों का गुणनफल हो, ठीक है। ये सब नंबर सिस्टम में पढ़ना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ऊपर वाली लाइन को आप छोड़ दीजिए, नीचे वाली लाइन में क्या बोला है, 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, तो हम ऐसा देखेंगे ऑप्शन, तो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो क्या 60 7 से कटेगा, नहीं। 293 7 से कटेगा, देखिए एक और 7 का एक डिविजिबल रूल सिखाते हैं, आपको भाषा का नियम सिखाते हैं। एक नंबर है 293, एक नंबर है 300 और एक नंबर है 300। ये 7 से कटता है कि नहीं कटता, वो चेक करने का आसान तरीका है, जो पहले वाला नंबर है ना, इसको आप एक्चुअली में दोगुना कर दीजिए, तो दोगुना कितना होगा 4, 4 को 93 में ऐड कर दिए, 93 में भैया 4 ऐड किए, कितना बन गया 97। 97 कभी 7 से कटेगा, तो मेरा आंसर हो, फिर देखेंगे 3 का दोगुना करेंगे कितना बनेगा 6, 6 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 6, ये कभी 7 का डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 3 का दोगुना करेंगे 6, 6 में 1 जोड़ने पे कितना बनेगा 7, 7 तो 7 से कटता है, इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, क्योंकि 7 का डिविजिबल सिर्फ 301 है। वैसे भी भाग देके आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि 7 से भाग देने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 7 से भाग देने पे एक ही ऑप्शन है डी, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि 301 पूरा 7 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है 66 कि 26 मीटर 28 मीटर और 30 मीटर की भुजा वाला त्रिभुजाकार मैदान है, इसके एक कोने पर एक गाय को, नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक कोने नहीं होगा, इस पे सब कोने पे होगा, मतलब हर कोने पे, यहाँ पे एक कोने नहीं होगा, इच इच कॉर्नर पे होगा, यहाँ पे हर कोने पे, ठीक है ना। सभी कोने पे एक गाय को त्रिभुजाकार खेत के एक शीर्ष से 7 मीटर लंबाई की रस्सी से बांधा जाता है,
गाय द्वारा नहीं चरा गया क्षेत्र क्या है? देखिए, एक्चुअली में देखिए क्या आपको क्या बताया क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका साइड दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 26 मीटर, फिर दिया हुआ है 28 मीटर, फिर दिया हुआ है 30 मीटर। तो बोला है, इसमें हर कॉर्नर पे एक गाय बंधा हुआ है जो 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। यहाँ पे भी हर कॉर्नर पे गाय बंधा गया। जो बांधा गया है ना, उसका एक्चुअली में जो रेडियस है, एक्चुअली में जो रेडियस है ना, ये बोल रहा है कि भैया, तूने बोला कि ये 7 सेंटीमीटर यहाँ, हाँ, इस कॉर्नर की बात करते हैं, 7 सेंटीमीटर जाएगा। इस कॉर्नर की बात बोलते हैं, यहाँ भी रस्सी बांधा गया है और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो ये इतना जो इस सब में हर कॉर्नर पे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बोला है? हाँ, नहीं, तो हर कॉर्नर पर 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बांधा है, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि गाय द्वारा नहीं चराया गया क्षेत्र बताइए। देखिए, एक्चुअल में बताइए, यहाँ भी गाय बांधा गया, यहाँ भी बांधा गया, यहाँ भी बांधा, तो यही वाला क्षेत्र बच गया ना जिसको गाय नहीं चर रही है, ठीक है? ये वाला क्षेत्र बच गया जिसको गाय नहीं चर रही है, तो यही निकालना है। तो आप बताइए, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम ये इत, ये साइड जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर वाला क्षेत्रफल अगर घटा दे ये तीन, तो मेरा यही बीच का भाग बचेगा ना जी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना चाहेंगे चीज़ आपको, अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन हम हमेशा अपने क्लास में बोलते हैं, ठीक है? कि भैया अगर 13, 14 और 15 अगर ये साइड हो हमारे किसी भी ट्रायंगल का, तो उसका एरिया हमेशा 84 होता है। ये इतना यूनिक चीज़ है ना, इतना यूनिक चीज़ है कि आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। ये ट्रायंगल एग्जामिनर का फेवरेट नंबर होता है, 13, 14, 15 आप याद रखेंगे। जब भी 13, 14, 15 अगर ट्रायंगल का साइड होगा तो उसका एरिया हमेशा कितना होगा? तो 84 होगा। लेकिन यहाँ पर 13 नहीं दिया है, 13 का 2 गुना दिया है। कितना दिया है भैया? 26, यहाँ दिया है 28 और दिया है 30। तो साइड 2 गुना होता है तो एरिया 4 गुना होता है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर फॉर्म में। तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 गुना का मतलब है 84 का 4 गुना कितना आएगा? 336। यानी कि हम कह सकते हैं, हम बिना कुछ बनाए हमको पता है कि अगर 13, 14, 15 ट्रायंगल का साइड है तो एरिया कितना होता है? 84। पर इसका यहाँ पर 13, 14, 15 का 2 गुना दिया हुआ है, तो एरिया में कितना गुना होगा? 4 गुना। तो एक्चुअली में ट्रायंगल का एरिया कितना बन गया भाई? ट्रायंगल का एरिया बन गया 84 इंटू 4, इसका मतलब है 336। ये तो ट्रायंगल का एरिया हो गया। इस एरिया में से जो तीनों एंगल, तीनों कॉर्नर जहाँ जहाँ ये लोग घास खा रही है गाय, उसके एरिया को अगर हम घटा दिए तो मेरा आंसर आ चला आएगा। आप बताइए कि भैया त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है? तो आप बोलेंगे 180 डिग्री। तो एक्चुअली में ये सर्कल जो होता है, उस सर्कल का एक सेक्टर ही होगा ना, ये सेक्टर ही होगा ये, ठीक है? यही पार्ट तो खाड़ा होगा, ठीक है? इसका मतलब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, है ना? लेकिन क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोना पे है, इसका मतलब पूरा एंगल कितना होगा? तो पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, का मतलब होता है सर्कल का हाफ। अब आपको एक चीज़ जानना है यहाँ पे और ज़रूरी, ठीक है? वो हमेशा हम क्लास में सिखाते हैं, ठीक है? कि अगर रेडियस 7 होता है ना, रेडियस अगर 7 होता है, तो पेरीमीटर हमेशा 44 सेंटीमीटर होता है और एरिया हमेशा तो 54 होता है, ठीक है? ये याद रखेंगे। आप सर्कल का जो भी क्वेश्चन बनाएँगे, उसमें इस बात को याद रखिए। अगर रेडियस 7 मिल गया आपको, तो देखते ही दिमाग में आप कहना चाहिए 7, 44, 154। रेडियस 7 है, तो भैया पेरीमीटर कितना होगा? 44, एरिया कितना होगा? 154, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हाफ सर्कल का बात किया है, क्योंकि तीनों जगह पे यहाँ पे ये गाय चर रहा है, यहाँ भी और तीनों कोण का सम मिला के कितना बनता है? 180 डिग्री। कहने का मतलब है किसी भी सर्कल का हाफ है ना? तो बताइए पूरा अगर रेडियस यहाँ पे 7 है, चूंकि बताया ना इसमें क्या बताया? रस्सी की लंबाई कितना है? 7 मीटर है। तो अगर रस्सी 7 मीटर लंबी है, अगर पूरा सर्कल की बात करता तो मेरा एरिया कितना होता है? 154 होता है। क्योंकि यहाँ पे हाफ सर्किल है तो एरिया भी उसका हाफ होगा ना जी। तो 154 का हाफ कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 77, 77, ठीक है? तो यही बोल रहे हैं कि अगर हमको बीच का एरिया निकालना है तो भैया पूरे ट्रायंगल में से इस तीनों के एरिया को जोड़ के घटा देंगे, ठीक है? तीनों का एरिया कितना है? 77 सेंटीमीटर। तो हम भैया आंसर लाएंगे तो कैसे लाएंगे? 336 टोटल ट्रायंगल के एरिया में से ये 77 घटा देंगे तो मेरा आंसर कितना बनेगा? 259।
259 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किए, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों जहाँ जहाँ गाय चर रही है कॉर्नर पे, इस तीनों का एरिया घटा देंगे तो मेरा आंसर आएगा। क्योंकि 26, 30, 28 है, हमको पता है ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल 84 का 4 गुना मतलब 336 हो जाएगा इसका एरिया। और जहाँ तक इसमें बात करेंगे तो ये सेक्टर है, तीनों मिलकर 180 डिग्री बना रहा है। तो मालूम है कि अगर 7 मीटर अगर हो रेडियस तो एरिया कितना बनता है, 154। अभी आपको समझाया। लेकिन चूंकि यहाँ पर सर्कल पूरा नहीं है, यहाँ पे हाफ सर्कल है, तो एरिया भी हाफ लेंगे। हाफ कितना होगा, 27 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इसका हाफ होगा। तो क्या करेंगे हम, पूरा इसका बचा हुआ भाग का एरिया निकालने के लिए 336 में से कितना घटाएंगे, 77। तो ऐसा कितना बन जाएगा, 259। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा सुबह प्रारंभ करता है, 11 बजे तक वह अपनी यात्रा का 3/8 हिस्सा तय करता है, और शाम को 4:30 बजे तक वो अपनी यात्रा का 5/6 हिस्सा पूरा करता है। तो उसने यात्रा कितने, एक्चुअल में जब जब कोई पार्ट दिया हो ना, ठीक है, उसके नाम टोटल लोग कुछ मानते हैं। कैसे मानते हैं, जैसे एक तो पहली बार बोला है कि 3/8 हिस्सा, अगली बार बोला है कि 5/6 हिस्सा। ठीक है, जब भी हिस्सा निकालना हो तो कुछ ये तो 3/8 हिस्सा किसी न किसी चीज का तो होगा, 5/6 हिस्सा किसी न किसी चीज का होगा। इसको फ्रैक्शन में नहीं लाने के लिए हम 8 और 6 का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 24। तो मान के चलते हैं कि 24 किलोमीटर अपना जो है वो डिस्टेंस है। तो 24 का 3/8 कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 9 किलोमीटर। ठीक है ना, इसको 9 किलोमीटर जाता जो है, तो टाइम कितना बज रहा है उस समय में, टाइम 11 बजने लगा। ठीक है, तो भैया 5/6 जब हिस्सा पूरा करता है तो शाम का 4:30 बज चुका है। तो 24 का 5/6 कितना होगा, तो 6 चौक 24, 5 चौका 20। तो बोलेंगे जब 20 किलोमीटर पहले पहुंच गया ना, तो एक्चुअली में टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 4:30 बज गया। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से 11 किलोमीटर इसको जाने में देखेंगे कितने घंटे लग गए इसको, 11 एक 12 और 4:30 और एक 5:30। देखिए 9 किलोमीटर से 20 किलोमीटर गया, मतलब 11 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लग गया, तो आप बोलेंगे 5.5 घंटे। क्या आप इसको आधा नहीं दिख रहा है आपको इसका, बिल्कुल आधा दिख रहा है। इसका मतलब जब 9 किलोमीटर पहुंचा होगा ना, ठीक है, तो टाइम कितना लगा होगा, तो 9 किलोमीटर का आधा लगा होगा, आधा कितना होगा, 4.5 घंटा। तो लेकिन 4.5 घंटा, तो 9 किलोमीटर जब पहुंचा तो टाइम कितना हो रहा था, 11 बज रहा था, तो मतलब 4.5 घंटा उसको लगा है। शुरुआत कितने बजे किया होगा, तो भैया 11 बजे में से 4.5 घंटा हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा, बचेगा का मतलब 6:30 बज रहा होगा। 11 घंटा से 11 बजे से 4.5 घंटा पहले जाएंगे, तो कितना बज रहा होगा, 6:30 बज रहा होगा। तो हम बोलेंगे एक्चुअली में कितना बज रहा होगा, तो बोलेंगे 6:30। कौन सा ऑप्शन है मेरा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। बोला है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 600 की राशि 5 वर्षों में 740 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर में अगर 3% की वृद्धि की जाए तो राशि क्या होगी। अरे 600 की राशि है, 5 साल में कितना बन जा रही है, 740 बन रही है, और 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो 3% बढ़ेगा तो 5 साल तक बढ़ेगा ना भैया। ठीक है, तो 3% 5 साल में कितना बन जाएगा, ठीक है, तो बोलेंगे बन जाएगा भैया 15%। ठीक है, तो कितना रुपया हमको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा, तो 600 रुपया भैया इसका राशि था। इस पे अगर 15% का निकालेंगे तो कितना बनता है, 15×6 = 90, तो मतलब 90 रुपये बनता है। इसको जो एक्स्ट्रा मिलेगा कितना मिलेगा, 90 रुपया मिलेगा। यानी कि पहले जो 740 मिल रही थी उसमें 90 रुपया और ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 830 रुपये। ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं किया, 3% इसका बढ़ गया ब्याज, 3% बढ़ गया तो 5 सालों तक बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा। एक्चुअली में 600 रुपया इसका मूलधन है, उस पर 15% बढ़ेगा, इसका मतलब 90 रुपये बढ़ गया। तो पहले जो 740 मिल रही थी अब उसमें 90 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ के मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 830 रुपये मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए बात किया है इसमें मंडे का, फिर बात किया है ट्यूसडे का, और फिर बात किया है वेडनेसडे का। ठीक है, इस तीनों का एवरेज तापमान कितना है, 30 डिग्री। एवरेज 30 डिग्री है, तो तीनों का सम कितना आएगा, 30 का 3 गुना है, 3 गुना 30 का 3 गुना कितना आएगा, 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
फिर बोला है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेंसडे और थर्सडे। इसका कितना एवरेज तापमान है? 32 नहीं 33 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों का सम कितना होगा? तो 33 का 3 गुना, तो वो कितना हो जाएगा भैया? हो जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आपस में माइनस कर ले, माइनस माइनस माइनस, कितना बचेगा? इसको भी माइनस यहाँ पे, ट्यूजडे से ट्यूजडे कैंसिल, वेंसडे से वेंसडे कैंसिल, ठीक है। तो बोलेंगे थर्सडे माइनस मंडे, कितना भैया आ गया? 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या बोला है कि सोमवार का तापमान हमको पता है कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस है ना। तो बोला है गुरुवार को तापमान कितना होगा। तो थर्सडे का हमको निकालना है, और पता है कि भैया 9 प्लस क्या हो जाएगा ये, ठीक। मंडे का हमको पता है, मंडे कितना है? मंडे का दिया हुआ है 32, तो कितना बन जाएगा जी? 41 डिग्री। ये सब एवरेज में पढ़ना होता है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दरअसल। तो क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए दरअसल। 70 में क्या बोला है? एक टायर में 2 पंचर है। पहला पंचर टायर को 12 मिनट में फ्लैट कर देता है, दूसरा पंचर 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। तो यदि हवा को निरंतर दर से निकल रही है तो कितने समय में टायर को फ्लैट कर देंगे? दोनों दोनों से हवा निकल रही है। देखें यहाँ पे, मानते हैं कि पहला कोई पंचर है, वो ए है, ए निकाल रहा है हवा को 12 मिनट में, बी है वो निकाल रहा है 6 मिनट में। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 12। एफिशिएंसी कितना आएगा? 1। और दोनों मिलके अगर फ्लैट करेगा तो दोनों का जोड़ के कितना आएगा एफिशिएंसी? तो बोलेंगे आ गया 3। टोटल वर्क कितना है? 12 है। तो 12 को अगर 3 से निकालने की कोशिश करें तो कितने घंटे में खत्म कर देगा? मिनट की बात करें तो कितने मिनट में खत्म करेगा? 4 मिनट। तो कितना होगा इसका? 4 मिनट। बहुत इजी क्वेश्चन। वैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या लिख रहा है? 8 आदमी या 12 लड़के किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 आदमी और 6 लड़के इस काम को कितने दिन में करें? इसका मतलब 8 आदमी या 12 लड़के। तो 8 आदमी, 8 जो मैन है वो किसके बराबर है? 12 बॉय के बराबर, लड़के के। इसका मतलब मैन से बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे भैया 4 दूनी 8, देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 थे कितना? 12। तो कितना आ जाएगा? 3:2 का। टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे फिर काम करेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे, बोला है कि भैया 8 आदमी 16 दिन में काम खत्म। 8 आदमी और एक आदमी का एफिशिएंसी कितना आया है? 3 आया है। तो 8 आदमी का मतलब हो गया एफिशिएंसी कितना हो गया टोटल मिला के? 24। 24 एफिशिएंसी इस काम को 16 दिन में खत्म करते हैं, तो टोटल वर्क आ गया। अब इसको वो काम करवाना है 20 आदमी से और 6 लड़के से। एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो 20 आदमी का कितना हो जाएगा? 20 गुने 3 कितना हो गया? 60। तो 6 लड़के हैं, 6 लड़के, एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है, तो एक्चुअली में एफिशिएंसी टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। सबका मिला के एफिशिएंसी कितना हो गया? 72 हो गया। इस काम को इस 72 से करवाना है, ठीक है। 24 16 बट्टे कितना हो गया? 72। 24 तिहाई 72 हो गया। 16/3 का मतलब हो गया 5.1 कौन सा आंसर है मेरा? ए ऑप्शन, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए जरा। बोला एक व्यापारी 10 किलोग्राम सेब 415 रुपये में खरीदता है। वैसे 2 किलोग्राम सेब खराब हो जाते हैं, तो 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो बचे हुए सेब को कितने बेचना चाहिए? देखिए बोर्ड पे, बोर्ड पे नहीं मतलब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोला है भैया, एक तो पहली बात है खरीदा कितना में? 415 में। 20% लाभ का मतलब है अगर सामान 5 में खरीदा है तो 6 में बेचेगा, ठीक है। यानी कि इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको? 6/5। 20% लाभ कमाना, इसको कितना बेचेगा? इतना बेचेगा। ये बोल रहा है कि भैया कितने किलोग्राम है। देखिए पहले सेब जो खरीदा तो उसमें 10 किलोग्राम था, 2 किलोग्राम खराब हो गए, ठीक है। तो बचा कितना किलोग्राम? 8 किलोग्राम, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। तो दिक्कत है इसमें, डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे? 5 से कटेगा तो 20, 5 3 15, यहाँ कटेगा 2 6, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया यहाँ पे? 249/4। तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 24, 4 दूनी 8, एक फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे कितना जाएगा? 2.2। एक्चुअली में हुआ क्या कि 415 रुपया ये सीपी था इसका, ठीक है। इसको 20% लाभ अर्जित करना है तो क्या करेगा? उसका 6/5 में, चूंकि 20% का वैल्यू 1/5 होता है और लाभ का मतलब 5 में 1 रुपये का लाभ, तो कितने बेचेगा? 6 पे। 415 का 6/5 क्या हो गया? उसका एसपी हो गया। और पूछा है कि भैया कितने किलोग्राम पे बेचेगा, क्योंकि पूरा सेब जो खरीदा था वो 10 किलोग्राम का, ठीक है।
2 किलोग्राम खराब हो गया, तो बटे में किससे डिवाइड कर देंगे? 8 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। कितने रुपये पर किलोग्राम बेचेगा? तो 62.25 पर किलोग्राम। ठीक है, क्या बोला अगला क्वेश्चन? बोला है कि राधे श्याम की आय मोहन की आय से 20% अधिक है। तो देखिए, पहली बात है, एक आदमी है राधे श्याम, एक आदमी कौन है? 20% का वैल्यू अभी सीखा है कि 1/5 होता है। अधिक का मतलब 5 में 1 के लिए, तो कितना बनेगा? 6। अगर मोहन की आय 5 है, राधे श्याम की कितनी है भैया? 6 है। तो बोला कि राधे श्याम 720 रुपया बचाता है, जो कि उसकी आय का 4% है। आय कितना है? 6 है। 6 का 4% निकालेंगे, पॉइंट में आएगा। इससे बढ़िया है कि दोनों तरफ डबल जीरो चिपका लीजिए। यही तो है। ठीक है, बताइए 600 का 4% कितना आएगा? तो भैया 24 आ गया। 24 का वैल्यू, क्योंकि 24 रुपये का सेविंग आ गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में सेविंग है कितना? 720। तो बोलेंगे 24 का वैल्यू कितना हो गया? 720। एक का वैल्यू कितना हो गया? तब बोलेंगे 30। तो बोला क्वेश्चन में क्या बोला है? मोहन की आय कितनी है? मोहन की एक्चुअली में कितनी है? 500 है। जब 500 का वैल्यू निकालना है तो कैसे कर देंगे? 530 कितना आएगा? 15। कौन सा ऑप्शन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन फिर से है, बोला कि एक वर्ग है एबीसीडी के अंदर। ठीक है, वर्ग एबीसीडी के अंदर बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अंदर में बोले थे, पहले एक वर्ग बनाते हैं। तो चलिए एक वर्ग है जिसका नाम देते हैं, नाम क्या है अपना? ए बी सी। अब बोला है कि एबीसीडी के अंदर, अंदर ही बनाया ना, बी सी एक समबाहु त्रिभुज, बी सी ई। देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके तीनों साइड क्या होगा? सेम होगा, और तीनों एंगल भी सेम होगा। इसका मतलब ये कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। हमको क्या बोला है कि सीई और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सीई ये है और बी डी ओ पे प्रतिच्छेद, यानी कि अगर हम बी डी लाइन यहाँ से खींचे तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया सीई और बी डी, देखिए ये सीई हो गया और ये बी डी हो गया, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बोल रहा है ओ पे। यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दिए? तो बोला है बी ओ सी किसके बराबर है? बी ओ सी, मतलब वो कौन सा एंगल पूछ रहे हैं हमसे? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। देखिए कैसे निकाल। तो आप लोग को पता है कि बी डी क्या है मेरा? बी डी विकर्ण है, और किसी भी वर्ग का विकर्ण के एंगल को 2 बराबर भाग में बांटता है। हमसे एक्चुअली में बी बी ओ सी पूछा है। ठीक है, तो आपको मालूम है अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री है। देखिए ये बी डी क्या है? बी डी विकर्ण है। आपको पता है किसी भी वर्ग का जो विकर्ण डायगोनल होता है उसके एंगल को हाफ हाफ बांटता है। भाई वर्ग है तो वर्ग का हर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, और हाफ हाफ बांटेगा मतलब ये डिग्री कितना होगा? ये भी 45 होगा, और ये भी कितना होगा? ये भी 45 होगा। तो ये कितना है? 45। एक्चुअली में बी ओ सी भी क्या है? त्रिभुज है। ठीक है ना, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। बचा वाला एंगल कितना बचेगा? तो आपको मालूम है बचा हुआ एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो 80 डिग्री होता है, क्योंकि बी ओ सी भी क्या है? ये बी ओ सी भी क्या है? देखिए बी ओ सी भी तो त्रिभुज है ना, त्रिभुज ही है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? तो 180 में से कितना घटा देंगे? 60 + 45 कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। कितना बन जाएगा जी? 5। ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा? 5 डिग्री। एंगल बी ओ सी का मान कितना हो गया? 5 डिग्री है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 2/3 भाग 3% पे, 1/6 भाग 6% पे, और शेष भाग 12% पे निवेश किया। तो पहली बात कि हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको पता है पूछा कि उसकी पूंजी कितनी थी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, ऐसे 2/3 भाग 1/6 भाग दे, तो क्या करेंगे? उसका पहले एलसीएम ले लेंगे। तो बताइए ये 2 भाग दिया है, 2/3 दिया है और 1/6 दिया है, नीचे वाला का एलसीएम कितना होगा? बोलेंगे भैया एलसीएम 6 ही होगा, तो टोटल पूंजी कितना मानेंगे? 6 मानेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसका उतना भाग करने पे हमको कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, एक नंबर आ जाए। ठीक है, तो 6 का 2/3 भाग कितना आएगा? तो बोलेंगे 6 का 2/3 भाग 4 होगा। इस 4 को देगा 3% पे, तो हमको रुपया कितना मिलेगा? तो 12%। ठीक है,
फिर अगला बोला है कि 1/6 भाग। अब 6 का 1/6 भाग कितना होगा? कहेंगे 1 होगा। 1 को दिया है 6%, तो कितना परसेंट हमको मिलेगा? परसेंट मिलेगा। बताइए 6 में से 4 भाग चला गया, 1 भाग चला गया, तो बच गया कितना भाग? या 5 भाग चला गया तो बच गया फिर 1 भाग। उस 1 भाग को फिर बोला है कि 12% पे निवेश। कितना मिलेगा हमको? परसेंट मिलेगा। टोटल हमको कितना मिल गया? बोलेंगे 12 दूनी 24 और 6 30%। टोटल कितना मिल गया हमको? टोटल कितना आ गया? 30% आ गया। 30% का वैल्यू होता है 3/10, यानी कि हमको 3/10 मिला, पर एक्चुअली में मिला कितना? तो 25, है ना? तो यह 3 का वैल्यू कितना आ गया? तो बोलेंगे 6250, और हमको निकालना है, मैं टोटल पूंजी कितना थी भैया, मान के चले 6, तो हमको निकालना है 6 का मतलब इसका कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। तब कितने टाइम्स हो गया आंसर? 2 टाइम्स। 425 का दुगुना कितना होता है? तो 50। 450 तो होगा ही होगा, लेकिन एक जीरो है तो एक जीरो और चिपक जाएगा, तो कितना बन गया? 12,000 आंसर है, ऑप्शन। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और बहुत जगह नहीं भी समझ में आया होगा, इसलिए क्योंकि आपके प्रोसेस अलग है। तो जो मैंने बताया है वो अप्रोच इज बेस्ट अप्रोच, और आपको सीखना है वो अप्रोच। ठीक है, सीखने के लिए मेरे ढंग से ही आपको वो चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बनाते होंगे वो प्रोसेस होगा लेंदी प्रोसेस से बनाते हो, उतने लेंदी प्रोसेस से आपको नहीं। ठीक है, एग्जाम हॉल में उतना ही होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस करने के लिए पहले आपको इन प्रोसेस पे कमांड करना हो, कि अगर कमांड आप नहीं करेंगे ना, जो प्रोसेस आप जान रहे हैं एग्जाम हॉल में वही दिमाग में आएगा और पेन उठ जाएगा। तो कोशिश करेंगे पेन ज़्यादा ना चलाएं। ठीक है, जल्दी से आंसर बन जाए, तो उसके लिए इन तरीकों पे काम करना। ठीक है, चलिए धीरे धीरे चैप्टर्स पे आएंगे तो बहुत सारे वर्क करेंगे, आपको समझ में आएंगे। ये सारे जो 75 क्वेश्चन थे वो अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्त लोगों को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले स्पीड टेस्ट के सॉल्यूशन में। ठीक है, थैंक यू।